ये कहानी तब की है जब मैं छोटा था और मेरी फैमिली ने गर्मियों के एक वीकेंड के लिए एक बीच हाउस किराए पर लिया था। ये हाउस रेंटल बहुत जल्दी खत्म हो गया और इसका कारण ये था, हमारा पहला दिन था। हम बीच पर गए और फिर डिनर के लिए बाहर गए। हाउस के पास की रेत की पहाड़ियां बहुत ऊंची थीं और उस रात मेरे भाई जो और मैंने रेत पर स्लाइडिंग करने का विचार बनाया। हमें घर के कोने में कुछ बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स मिले तो हमने उनके टुकड़े काट लिए ताकि हम उन्हें स्लेज की तरह इस्तेमाल कर सकें। हमारे माता पिता को इससे कोई दिक्कत नहीं थी जब तक हम घर से दूर न जाते। हमने रेत के सबसे ऊंचे हिस्से को ढूंढा और स्लेज के तौर पर कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए नीचे फिसलने लगे। ये तरीका सही से काम कर रहा था। जब जो ने तीसरी या चौथी बार नीचे तक पहुंचा तो उसने मुझे आवाज लगाई, टाइलर वो क्या है? मैंने जो देखा वो मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं फिर से नीचे फिसला और उस चीज की ओर देखा जिसकी ओर वो इशारा कर रहा था। वो कुछ काला था जो पानी में से बाहर निकल रहा था। चांद की रोशनी समुद्र पर पड़ रही थी जिससे हम उस काले वस्तु को देख पा रहे थे, लेकिन यह पता नहीं लग पा रहा था कि वो क्या था। वो कुछ ऐसा लग रहा था जो पानी में तैर रहा था। हम थोड़े डरे हुए थे और पास जाकर उसे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए हम बीच के किनारे से थोड़ा और दूर चले गए और एक दूसरी पहाड़ी खोजने लगे। हमें एक और पहाड़ी मिली जो उतनी ऊंची नहीं थी, लेकिन ये अभी भी घर के पास थी। जो पहले नीचे फिसला और मैं ऊपर खड़ा होकर देख रहा था। मैंने फिर से समुद्र की ओर देखा और वही काला वस्तु फिर से दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे हमने कोई दूरी तय नहीं की या फिर वो हमें पीछा कर रहा हो। मैंने जो से समुद्र की ओर फिर से देखने को कहा। उसने तुरंत उसे देखा और डरकर पहाड़ी पर मेरे पास दौड़ आया। हम इस पर बात करने लगे कि वो वस्तु क्या हो सकती है। शायद हम उतना दूर नहीं आए थे जितना हमने सोचा था। हमने उस वस्तु को कुछ देर तक देखा, वो थोड़ा बहुत हिल रही थी। हमने घर की ओर देखा जो ज्यादा दूर नहीं था और हमने तय किया कि उस वस्तु के पास जाकर उसे करीब से देखेंगे। हमें लगा शायद वो कोई मरा हुआ जानवर है जो पानी में तैर रहा है, लेकिन हम बिल्कुल गलत थे। जैसे ही हम पानी के पास आधे रास्ते तक पहुंचे, वो काला वस्तु पानी में से उठने लगा। तब हमें एहसास हुआ कि वो तैर नहीं रहा था। वो एक आदमी का सिर था जो पहले से ही पानी में खड़ा था। उसके हाथ अब उसके किनारों पर सीधे थे। हमने तुरंत घर की ओर भागकर दरवाजा बंद किया और अपने माता पिता को चिल्लाते हुए बताया। हमारे माता पिता को यकीन था कि शायद कोई रात में तैरने निकला था, लेकिन हमने कहा कि वो हमें पानी में पीछा कर रहा था। हमारे पिता घर के पीछे वाले डेक पर गए और लाइट्स ऑन करके बीच की तरफ देखा। जब उन्हें वहां कोई नहीं दिखा तो उन्होंने हमें कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में उसी रात हमारी माँ ने लिविंग रूम से चीख मारी। जो और मैं उस समय उस कमरे में थे जिसे हम शेयर कर रहे थे। हम तुरंत बिस्तर से बाहर कूदे और बाहर दौड़े। जब हमने लिविंग रूम में प्रवेश किया तो हमारे पिता ने हमें कमरे में वापस जाने के लिए चिल्लाया, लेकिन हम तुरंत नहीं माने। हमने देखा कि हमारे माता पिता किसी चीज की ओर देख रहे थे। हमने जब पास जाकर देखा तो वहां एक नग्न आदमी था जो हमारे बैकयार्ड डेक पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। हमारे पिता ने हमें वापस कमरे में धकेला और कहा कि बाहर मत आना। हमने सब कुछ सुना जब हमारे पिता उस आदमी को धमकी दे रहे थे कि वो पुलिस को बुलाएंगे। उसी समय एक जोरदार धमाका हुआ जब आदमी ने बैक डोर के शीशे पर मारा और हमारी माँ फिर से चीख पड़ी। हमारे पिता ने हमारी माँ को हमारे पास आने के लिए कहा और वो हमें शांत करने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर बाद कई पुलिस गाड़ियां वहां पहुंच गईं। जितने पुलिस वाले घर में थे, शायद मैंने उतने पुलिस वालों को कभी नहीं देखा था। 12 साल बाद भी यह घटना याद करके घबराहट होती है। उस रात के बाद हमने तुरंत वहां से घर छोड़ दिया और हमारे माता पिता को उनके पैसे वापस मिल गए। ये कहानी एक ऐसे समय की है जब मैं 20 साल का था और मेरी गर्लफ्रेंड नेहा और मैंने जुलाई के चौथे दिन का आतिशबाजी शो देखने का प्लान बनाया था, लेकिन सभी मुख्य बीच पार्किंग पूरी तरह से भर चुकी थी और गाड़ी पार्क करने की कोशिश करना बिल्कुल अराजक था। आखिरकार हम साइड डचर के और आगे एक शांत और लगभग खाली पार्किंग लॉट में पहुंचे। वहां लोग अपनी गाड़ियों के पास बीच चेयर्स पर बैठे हुए थे जैसे वो वहीं से आतिशबाजी देखने वाले थे, लेकिन नेहा और मैं ऐसा नहीं चाहते थे। हम अपने कंबल और ड्रिंक्स के साथ बीच पर चले गए। हमें बीच पर जाने के लिए एक ओवरपास के नीचे से टनल पार करनी पड़ती थी। बीच बिल्कुल खाली था। शायद हमें ही ये अच्छा विचार लगा था
कि मुख्य बीच तक पैदल जाया जाए। हमने लंबी दूरी तय की और लगभग 20 मिनट बाद आतिशबाजी शुरू हुई। हम बहुत पास तो नहीं थे, लेकिन चलने से थक चुके थे और जो था उसे ही हमने बेहतर समझा। हमने अपना कंबल बिछाया और वो समय वहीं बिताने लगे। आतिशबाजी शो काफी लंबा था। लगभग 10 मिनट बाद मैंने अपने पीछे कुछ आवाजें सुनी। मैंने मुड़ कर देखा तो कुछ लोग दूर खड़े हुए थे, वो भी आतिशबाजी देख रहे थे। इसमें कुछ अजीब नहीं था। हम लगभग 10 मिनट और बैठे रहे और तब तक आतिशबाजी खत्म हो चुकी थी। मच्छरों ने हमें बुरी तरह से काटना शुरू कर दिया था, इसलिए हमने अपना सामान उठाया और वापस चलने लगे। हमें कई टनल पार करनी पड़ी ही और वे सभी एक जैसी दिख रही थी। हमें याद था कि जिस टनल से हम आए थे उसके बाईं ओर 2 कचरे के डिब्बे रखे थे। अचानक एक युवक अंधेरे से हमारी ओर आता दिखा। उसने हमसे मदद मांगी। मैंने अपनी चाल धीमी कर दी, लेकिन पूरी तरह से रुकने का मन नहीं किया क्योंकि मुझे तुरंत उस पर शक हुआ। वो युवक वही लग रहा था जिसे मैंने पहले दूर देखा था। वो हमें टनल की ओर इशारा कर रहा था और कह रहा था कि उसका दोस्त घायल है और उसे मदद की जरूरत है, लेकिन उसके पास फोन नहीं है। नेहा भी मेरी तरह सशंकित थी। मैंने उससे पूछा कि उसका दोस्त कहाँ है, तो उसने कहा कि टनल के आगे पार्किंग में है। मैंने टनल में देखा, वहां पूरी तरह से अंधेरा था। मैं किसी भी कीमत पर वहां जाने वाला नहीं था। कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मैंने माफी मांगी और कहा कि हमें जल्दी है और नेहा को लेकर तेजी से चलने लगा। उस आदमी का रवैया अचानक बदल गया। उसने गुस्से में मुझे गाली दी, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और नेहा को फुसफुसाते हुए कहा कि चलते रहो। मैं हर कुछ सेकंड में पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं वो हमारा पीछा तो नहीं कर रहा, और जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि वो और उसके साथ 2 और लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। इसे साफ हो गया कि उस आदमी ने अपने घायल दोस्त के बारे में झूठ बोला था। मुझे लगा कि हम पर हमला होने वाला है। मैंने नेहा से कहा कि वो उस टनल की ओर दौड़ जाए जहां कचरे के डिब्बे रखे थे। अगर हम दोनों भागते तो वो लोग शायद हमारा पीछा करने के लिए और जल्दी से दौड़ जाते। नेहा धीमी रफ्तार में आगे बढ़ गई। मैं जानता था कि वो लोग पास आ रहे हैं, लेकिन मैं नेहा को थोड़ा और आगे जाने देना चाहता था ताकि वो पहले गाड़ी तक पहुंच सके। जब मैं टनल तक पहुंचा तो देखा कि वे लोग लगभग मेरे पीछे आ चुके थे। उनमें से एक चिल्लाया, इधर आओ। नेहा मुझे फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उठा नहीं पाया। जैसे ही मैं टनल के अंदर पहुंचा, मुझे लगा कि वे मुझे पकड़ दींचने वाले हैं, इसलिए मैंने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। मैं नंगे पैर था, लेकिन उस वक्त अपने जीवन की चिंता में मैंने दर्द की परवाह नहीं की। टनल के दूसरी ओर पहुंचते ही मैं एक उजले पार्किंग लॉट में आया जहां कुछ स्ट्रीट लाइट्स चल रही थी। शुक्र है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया था। वहां अब केवल 2 और गाड़ियां खड़ी थी और मेरी गाड़ी, जिसमें नेहा पहले से ही लाइट्स ऑन किए बैठी थी। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और टनल की तरफ आखिरी बार देखा तो 2 लोग वहां खड़े होकर मुझे देख रहे थे। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम तुरंत वहां से निकल गए। रास्ते में ट्रैफिक जाम देखकर मैंने चैन की सांस ली। मुझे नहीं पता कि वो लोग हमें लूटने आए थे या कुछ और, लेकिन यह तय था कि उनका इरादा अच्छा नहीं था। मेरी मुलाकात एक लड़की लड़की से हुई थी जिसका नाम था कृतिका। हम दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल दोस्तों के जरिए मिले थे और कुछ वक्त तक एक दूसरे की इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कमेंट करने के बाद मैंने उससे मिलने का फैसला किया। जुलाई का महीना था और धूप के दिन चल रहे थे, इसलिए बाहर घूमने के कई ऑप्शन थे। सबसे स्पष्ट ऑप्शन था बीच, जहां कुछ अच्छा वक्त बिताया जा सकता था। मेरे पास उचित परमिट्स थे जिससे मैं अपने पिकअप ट्रक को बीच तक ले जा सकता था, और आज भी मैं वहां अक्सर जाता हूं। वो एक रात थी जब ना मेरे पास और ना कृतिका के पास अगले दिन काम था, इसलिए हमने बीच पर जाने और थोड़ा सा बोनफायर और ड्रिंक्स का प्लान बनाया। हफ्ते के बीच में रात के 8 बजे के बाद बीच काफी खाली होता है और मुझे पता था कि वहां ज्यादा लोग नहीं होंगे जिससे हमें प्राइवेसी मिलेगी। वो मेरे घर से बस 5 मिनट दूर रहती थी, तो मैंने उसे पिकअप किया और फिर हम एक दुकान पर रुके जहां मैंने कुछ फायरवुड और बाकी सामान खरीदा। फिर हम बीच की तरफ निकल पड़े। सच कहूं, मैंने पहले कभी आग नहीं जलाई थी, तो मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन विचार तो अच्छा था। मैंने ट्रक को उस रास्ते पर घुमाया जो बीच की तरफ जाता था। वो काफी लंबा रास्ता था और एक मोड़ पर रास्ता 2 हिस्सों में बंट जाता है।
ज्यादातर लोग दाएं मुद्दते हैं क्योंकि वो मुख्य बीच की तरफ जाता है, लेकिन मैं अक्सर बाईं ओर जाता हूं क्योंकि वो कम भीड़दा भाड़दा वाली जगह है। हमने भी बाईं ओर का रास्ता चुना। जब हम बीच के उस हिस्से में पहुंचे तो वहां और कोई नहीं था। मैंने अपने ट्रक की लाइट्स जलाई और पूरी खाली बीच को देखा। वहां एक भी ट्रक नहीं था। मैंने ट्रक को एक छोटे रेत के टीले पर खड़ी दीदा किया और हम अपना सामान उतारने लगे। मैंने शॉवल से रेत में एक गड्ढा खोदा और उसमें आग जलाने के लिए लकड़ियां रखी, लेकिन मैंने काफी कोशिश की, फिर भी आग नहीं जली। 20 मिनट तक कोशिश करने के बाद मैंने हार मान ली। ये थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन हम दोनों ने इसे हंसी में टाल दिया और फिर अंधेरे में बैठकर ड्रिंक करने लगे। कुछ देर तक हम बस समुंदर की लहरों की आवाज सुन रहे थे, लेकिन कृतिका ने अचानक फुसफुसाते हुए कहा कि उसने कोई और आवाज सुनी है। मैंने ध्यान से सुना और हाँ, उसने सही सुना था। ये एक सीटी की आवाज थी, जो किसी इंसान की लग रही थी, न कि किसी पक्षी की। कृतिका और मैंने एक दूसरे को देखा और हमें इस बात का एहसास हुआ कि कुछ गड्ढो डब्दोदच है। वो आवाज काफी पास से आ रही थी। मैंने ट्रक की लाइट्स जलाई और तभी कृतिका जोर से चिल्लाई। हमने देखा कि एक आदमी का सिर रेत के टीले के पीछे से निकलकर जल्दी से छुपने की कोशिश कर रहा था। वो शायद पूरे वक्त हमें देख रहा था। मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि भाग जाओ, लेकिन वो गायब हो गया। मैं टीले के ऊपर गया और उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर चारों तरफ ऊंची ऊंची घास थी और वो कहीं भी छिपा हो सकता था। मैंने अपने फोन की टॉर्च निकाली और ऊंची घास के पार देखने की कोशिश की। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने पहले ही क्यों नहीं गाड़ी में बैठकर निकल जाने का फैसला किया। कृतिका बार बार मुझे वापस गाड़ी में आने के लिए बुला रही थी। तभी मैंने फिर से वही सीटी की आवाज सुनी। इस बार वो काफी करीब से आई। कृतिका ने भी सुना और अब वो सचमुच डरी हुई थी। मैं वापस नीचे आया और सामान जल्दी से ट्रक में डालने लगा। जैसे ही मैं ट्रक में बैठने वाला था, मैंने एक बार फिर से एक हल्की आवाज सुनी। इस बार वो किसी के गुनगुनाने जैसी थी। अब तक ये साफ हो चुका था कि कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा था। हम ट्रक में बैठ गए। मैंने लाइट्स बंद की और इंजन चालू कर दिया। कुछ पल तक मैं यूं ही बैठा रहा, जैसे मुझे पता था कि वो आदमी हमारी गाड़ी के पास आने की कोशिश करेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। मैंने अचानक लाइट्स चालू की और हमने उस आदमी का चेहरा घास के पीछे से झांकते हुए देखा। लाइट्स जलते ही वो वापस छुप गया। मुझे उसे जाकर सबक सिखाने का मन हुआ, मगर कृतिका ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि शायद वो आदमी पागल हो या उसके पास कोई हथियार हो सकता है। उसने कहा कि हमें बस यहां से निकल जाना चाहिए। मैंने उसकी बात मानी और हम तुरंत वहां से निकल गए। पूरी रास्ते भर हम यही देखते रहे कि कहीं वो आदमी हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। उस रात की घटना पूरी तरह असामान्य और डरावनी थी। पता नहीं उस आदमी का इरादा क्या था, मगर ये तय था कि वो सही दिमाग का इंसान नहीं था। मैंने अपने फोन की टॉर्च निकाली और ऊंची घास के पार देखने की कोशिश की। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने पहले ही क्यों नहीं गाड़ी में बैठकर निकल जाने का फैसला किया। कृतिका बार बार मुझे वापस गाड़ी में आने के लिए बुला रही थी। तभी मैंने फिर से वही सीटी की आवाज सुनी। इस बार वो काफी करीब से आई। कृतिका ने भी सुना और अब वो सचमुच डरी हुई थी। मैं वापस नीचे आया और सामान जल्दी से ट्रक में डालने लगा। जैसे ही मैं ट्रक में बैठने वाला था, मैंने एक बार फिर से एक हल्की आवाज सुनी। इस बार वो किसी के गुनगुनाने जैसी थी। अब तक ये साफ हो चुका था कि कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा था। हम ट्रक में बैठ गए। मैंने लाइट्स बंद की और इंजन चालू कर दिया। कुछ पल तक मैं यूं ही बैठा रहा, जैसे मुझे पता था कि वो आदमी हमारी गाड़ी के पास आने की कोशिश करेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। मैंने अचानक लाइट्स चालू की और हमने उस आदमी का चेहरा घास के पीछे से झांकते हुए देखा। लाइट्स जलते ही वो वापस छुप गया। मुझे उसे जाकर सबक सिखाने का मन हुआ, मगर कृतिका ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि शायद वो आदमी पागल हो या उसके पास कोई हथियार हो सकता है। उसने कहा कि हमें बस यहां से निकल जाना चाहिए। मैंने उसकी बात मानी और हम तुरंत वहां से निकल गए। पूरी रास्ते भर हम यही देखते रहे कि कहीं वो आदमी हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। उस रात की घटना पूरी तरह असामान्य और डरावनी थी। पता नहीं उस आदमी का इरादा क्या था, मगर ये तय था कि वो सही दिमाग का इंसान नहीं था।